तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, देखिए 9 स्टॉक्स जो अपने मार्केट के कहीं ना कहीं लीडर है, अपने सेगमेंट अपने प्रोडक्ट में डोमिनेंट हैं, जिनको टक्कर देना यहां पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो मेरे को लगता है यहां पर अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि इन स्टॉक्स में आपको SIP यहां पर करनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं दोस्तों, दे आर टू बिग टू फेल, और लॉन्ग टर्म में टिकने का इनके जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 15 to 18% CAGR से ये कंपनीज ग्रो हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो अगर इस CAGR से ग्रो होती हुई नजर आई तो यहां पर दोस्तों किस प्रकार की कंपाउंडिंग होगी आप यहां पर खुद आइडिया लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 15% अगर CAGR से रिटर्न बनता हुआ नजर आता है तो जबरदस्त कंपाउंडिंग हमको देखने को मिलती है। तो ये कौन से स्टॉक्स हैं आपको मैं टेक्निकल चार्ट पे विद लेवल्स यहां पर बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा अगर हम SIP के कॉन्सेप्ट को भी समझें तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को भी समझना, क्योंकि इसकी जो अहमियत है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है लॉन्ग टर्म में। मेरे ख्याल से SIP इन्वेस्टिंग काफ़ी दोस्तों रिवॉर्डिंग एंड पीसफुल रहती है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि अगर हम लमसम करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर लमसम करने के बाद किसी स्टॉक के एक प्राइस पॉइंट पे हमने मान लीजिए लमसम कर दिया करीब करीब 5 लाख रुपए का, और उससे वो 30% गिर गया ना, तो हमारे दोस्तों वहाँ पर रातों की नींद खराब हो जाती है। वहाँ पर हमारा माइंडसेट हमको ये बोलता है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप हो जाती है कि एक नोशनल लॉस देख के हम उसको बेच के निकल जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उसको होल्ड नहीं कर पाते। साथ ही में हमको पेशेंस नहीं होता, वहाँ पर पेशेंस लूज हो जाता है, कन्विक्शन नहीं होता, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम बेच के निकल जाते हैं। लेकिन SIP में होता क्या है कि हम हर प्राइस पॉइंट पे एवरेज करते हैं, SIP करते हैं, तो हमारा एवरेजिंग चलता रहता है धीरे धीरे। लॉन्ग टर्म में हमारा जो क्वांटिटी है वो भी एक्यूमुलेट होती रहती है, और उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, अर्निंग्स ग्रो होंगी तो आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो वहां पर दोस्तों हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली कई तरह की SIP होती है, लेकिन मैं 2 तरह की SIP यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो होती है फिक्स्ड टाइम बेस्ड SIP, यानी कि आपने मंथली एक डेट डिसाइड कर ली, या फिर बाई वीकली, या फिर आप कह सकते हैं कि बाई मंथली कोई डेट डिसाइड आपने कर ली, और उस टाइम जो क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस पे आपने उस स्टॉक में SIP कर दी। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में ये काफ़ी ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा SIP को फॉलो किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग में भी दोस्तों इसको फॉलो किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मेथड है मेरे ख्याल से। तो आपने उस प्राइस पॉइंट पे SIP कर दी, जब आपने एक डेट फिक्स कर ली, तो फिक्स्ड टाइम बेस्ड SIP में आप क्या करेंगे, हर मंथ एक डेट पे जो भी प्राइस होगा उस पर आप एवरेजिंग अपनी कर लेंगे, तो लॉन्ग टर्म में हमारा ऊपर के प्राइस पे भी इन्वेस्ट हो जाएगा, नीचे के प्राइसेस पे भी इन्वेस्ट हो जाएगा, तो एक हमारा बैलेंस वहां पर हो जाएगा। दूसरा होता है अपॉर्चुनिस्टिक SIP। तो जी हाँ दोस्तों, ये SIP बेसिकली मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं वहाँ पर निवेश करता हूँ। मान लीजिए स्टॉक में 30% का करेक्शन आ गया, वहाँ पर फंडामेंटली कोई कंपनी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, तो इस टाइम पे हम यहाँ पर और ज़्यादा SIP करते हैं अपनी SIP को। इनफैक्ट मान लीजिए आप मुझे 10,000 लगाने, तो वहाँ पर 20,000 लगा देता हूँ, और अगर और करेक्ट हो गया तो वहाँ पर मैं और 30,000 लगा देता हूँ, और फिर जब मेरा लोकेशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं वहाँ पर आराम से शांति से बैठ जाता हूँ। तो अपॉर्चुनिस्टिक SIP दोस्तों मेरे ख्याल से अच्छी एक मेथड है, जहां पर आपको कन्विक्शन हो जिस स्टॉक्स में, जहां पर आपको पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में लगता हो कि ये कंपनीज ग्रो करेंगी, तो वहां आपको अपनी SIP को जरूर डिप्लॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिस्टिक SIP की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो कौन सी है ये? तो सबसे पहले दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, और ये कोई कंपनी दोस्तों कंपनी नहीं है, पूरा ही एक इकोसिस्टम है। अब ये कोई ऑयल एंड केमिकल की कंपनी नहीं रही है, इसने अपने आप को इतना ज़बरदस्त तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। हर सनराइज सेक्टर में इस कंपनी ने अपने पैर जमा लिए हैं, चाहे मैं ग्रीन या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ, रिटेल की बात करूँ, डिजिटल की बात करूँ, या फिर किसी की भी आप बात कर लीजिए, मतलब इतनी सारी इनकी सब्सिडीज हैं, इतने ज़बरदस्त इन्होंने एक्विजिशन किए हैं, तो भविष्य में इस कंपनी का फेल होना बहुत ही मुश्किल है। तो जब जब ये आपको करेक्शन पे मिलती है तो आप इसको बाय कीजिए। एक अपने सपोर्ट के आसपास ये आती हुई नजर आती है हमेशा, और वहां से आप देखिए एक ऊपर की तरफ हमको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार का इसने इकोसिस्टम डेवलप किया है, और वैल्यू अनलॉकिंग के चांस काफी ज्यादा हैं इस कंपनी में, क्योंकि भविष्य में अगर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग होती है, डीमर्जर्स होते हैं, IPO आते हैं, जियो का आता है, डिजिटल का आता है, रिटेल का आता है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जैसे हमने बात करी, रिलायंस 15% CAGR से पहले से ग्रो होती हुई आ रही है, और आगे भी ग्रो होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमको थोड़े से अपने एक्सपेक्टेशंस को नॉमिनल रखना होगा। ऐसा नहीं है कि यार आप 30% CAGR से चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो, तो आपको उस हिसाब से फिर या तो माइक्रो कैप कंपनीज या स्मॉल कैप कंपनीज या मिड कैप कंपनीज में निवेश करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर रिस्क भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ, मैक्रो फैक्टर्स के साथ स्मॉल मिड कैप कंपनीज काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो जाती है, तो वहां पर कन्विक्शन लूज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं पीसफुल इन्वेस्टिंग करना,
रिवॉर्डिंग इन्वेस्टिंग करना, तो ये कंपनीज मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी हैं, जहां पर आपको आराम से 15 से 18% CAGR रिटर्न मिल जाएंगे। जीडीपी को बीट करेंगी डेफिनेटली। जीडीपी जो है 7 या 8% से हमारी ग्रो होगी आगे आने वाले सालों में। इन्फ्लेशन अगर मैं 6% भी मानता हूं तो नॉमिनल आप मान के चलिए 15% इक्विटी से रिटर्न यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए। तो ये होगी पहली कंपनी। दूसरी है दोस्तों अगेन आईटी सेक्टर की लीडर कंपनी टीसीएस। इसको भी कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मार्केट इंडियन मार्केट में तो लीडर है ही है, लेकिन ग्लोबल कॉम्पिटिटर को भी ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन देती है। और जिस प्रकार के इनकी सर्विसेज हैं, यहाँ पर आईटी की बात करें, जिस प्रकार का टाटा का ग्रुप है, तो इस स्टॉक में डेफिनेटली एसआईपी आप धीरे धीरे करते रहिए। हर 20% की करेक्शन में अपनी एसआईपी को डिप्लॉय कीजिए, हर 15% की करेक्शन पे एसआईपी को डिप्लॉय कीजिए। और बायबैक चल रहा है अभी तो 4500 का बायबैक का प्राइस है, जो कि सूनर और लेटर आपको अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं तो दोस्तों आपको हमेशा से कहता हूं कि बायबैक में टीसीएस के आपको कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आप बायबैक में जो प्रीमियम बेसिकली यहाँ पर बायबैक के प्रीमियम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप वहाँ पर इसको राइड कीजिए, इस टीसीएस की जो एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है उसको राइड कीजिए। यहाँ पर बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो उस हिसाब से आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो ये भी है दोस्तों दूसरी कंपनी। तीसरी है यहाँ पर एक और मार्केट लीडर पाइप सेगमेंट में, एस्ट्रल। और ये कंपनी दोस्तों इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी तो ये कंपनी भी ग्रो होगी। और जिस प्रकार का ब्रांड है, जिस प्रकार की इनकी एक ब्रांड इक्विटी है, ये कंपनी दोस्तों मेरे को लगता है फेल तो नहीं हो सकती। और जिस प्रकार मार्केट कंसोलिडेशन हो रहा है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड में, तो एस्ट्रल ने रिसेंट टाइम में काफ़ी मार्केट शेयर गेन किया है। तो एस्ट्रल यहाँ पर बीइंग अ मार्केट लीडर कंपनी आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। ऊपरी स्तरों से ये भी स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। डेफिनेटली क्रूड ऑयल का भी प्रेशर है इस पर, क्योंकि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में ये भी है। तो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसमें भी क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव्स का यूज़ होता है, तो प्रेशर है इस पर भी। थोड़ा सा रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का मार्जिन्स इंपैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो एसआईपी आप यहाँ पर डिप्लॉय जरूर कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये पाइप ही बना रही है, अब तो ये एडेसिव सेगमेंट में भी उतर चुकी है, जहां पर धीरे धीरे मार्केट शेयर गेन कर रही है। वाटर टैंक्स में भी उतर चुकी है, वहां पर भी ये मार्केट शेयर गेन करेगी, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही इतना मजबूत है कि वहां पर इसको ये लेवरेज करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्टॉक भी आप एसआईपी यहां पर कर सकते हैं। डिवीस लैब नेक्स्ट है दोस्तों। फार्मा एपीआईज की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट लीडर है। और जिस प्रकार की ये कंपनी, जिस प्रकार का यहाँ पर मैनेजमेंट है, ये कंपनी मुझे लगता है कि मार्केट लीडरशिप अपनी डोमिनेंट तरीके से यहाँ पर जो है क्लेम करती हुई नजर आएगी। अभी काफ़ी अच्छे करेक्शन पे है, 20% के करेक्शन पे, और नीचे एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसमें भी सीएमपी बाय कर सकते हैं। और जिस प्रकार के इनके 6 जो मेन ड्राइवर हैं, जो इंजन्स हैं, जिसके बारे में आपको पहले कई बार बता चुका हूं, जहां पर मैनेजमेंट यहां पर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जो पेटेंट एक्सपायर होने वाले हैं, जिस प्रकार के नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ये काम कर रही है, और भी कुछ हैं, वो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, मिल गया तो उसमें जाके देखिएगा किस प्रकार के एक्सपेंशन प्लान्स हैं इसके फ्यूचर के। ब्लूप्रिंट काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार किया हुआ है डिवीज़ ने। तो इस हिसाब से डिवीज़ भी यहाँ पर मेरे ख्याल से एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इस लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक। हालांकि यहाँ पर मार्केट लीडर बात करें तो एचडीएफसी है, लेकिन कभी मैं एचडीएफसी की बात करता हूँ, कभी मैं कोटक महिंद्रा की बात करता हूँ, क्योंकि एसेट क्वालिटी में दोनों ही टॉप नॉच है, जिनको यहाँ पर बीट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। जिस प्रकार की इनकी एसेट क्वालिटी है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक भी। तो कोटक महिंद्रा की बात करें तो ये स्टॉक भी दोस्तों अभी पूरा फाइनेंशियल सेक्टर ही हमको अभी प्रेशर में देखने को मिल रहा है। आप देखिए 24% करेक्शन पे है, काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे हमको ये देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में भी आप एसआईपी कीजिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट मिलेगा। इकोनॉमी अगर ग्रो होना है इकोनॉमी को, तो फाइनेंशियल सेक्टर को ग्रो होना यहाँ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छे मैनेजमेंट वाले, अच्छे एसेट क्वालिटी वाली कंपनी जो है उनको बेनिफिट मिलेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट भी है, और इसके अंदर जो वैल्यू छुपी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे कि एएमसी बिजनेस है, ठीक है, यहाँ पर फाइनेंस का बिजनेस है, लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है। ठीक है, काफ़ी सारे बिजनेस है जो इनके अंडर आते हैं, जो इनकी सब्सिडरीज हैं। तो यहाँ पर भी वैल्यू अनलॉकिंग के बहुत ज़बरदस्त चांस है कोटक महिंद्रा बैंक में। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इन्फोएज, Naukri.com। तो ये भी नेक्स्ट 50 की कंपनी है, मार्केट लीडर है। कहीं ना कहीं ये भी पोटेंशियल है इसका निफ्टी 50 में आने का, और ये स्टॉक 41% करेक्ट हो चुका है। तो जिसको भी इस बिजनेस मॉडल में भरोसा है, देखिए मुझे तो काफ़ी भरोसा है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में यहाँ पर चुना है। Naukri.com की बात करें तो एक कैश जनरेटिंग मशीन है। 90% ट्रैफिक यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर ही आता है Naukri.com पे। इसने अपने
कंपटीशन को बिल्कुल यहाँ पर क्रश कर दिया है। तो यहाँ से जितना भी कैश जनरेट करते हैं उसको ये लगाते हैं दोस्तों जो नए टेक बिजनेसेस हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनमें। और अगर आपको नए आने वाले भविष्य में जिस प्रकार हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, आने वाले भविष्य में बहुत बड़े बड़े मुझे लगता है स्टार्टअप यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे, जो आज हम डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखते हैं, जो आज एप्पल है, गूगल है, फेसबुक है, टेस्ला है। ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं हमारे भविष्य में हमको बहुत आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको इन्फो एज की मैनेजमेंट पे भरोसा है कि वो ऐसे स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं जो भविष्य में बड़े बनेंगे, जैसे कि आज की बात करें जोमेटो, पॉलिसी बाजार जैसे, ठीक है, जो है हैप्पीली अनमैरिड जैसे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। तो अगर आपको इनकी मैनेजमेंट पे जो बिगचंदानी ग्रुप है उन पे अगर भरोसा है तो मेरे ख्याल से ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी ग्रोथ इसमें छुपी हुई है। और जिस प्रकार का इनका Naukri.com वाला बिजनेस है वो तो ग्रो होगा ही, शादी.com वाले जो इनका शादी.com जीवन साथी वाला बिजनेस है, जो इनका शिक्षा.com वाला बिजनेस है, और भी दूसरे बिजनेस हैं वो भी धीरे धीरे अब यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे एक अपॉर्चुनिटी है इन्फो एज में, जहाँ पर आप अपनी SIP यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डीमार्ट। अब डीमार्ट की अगर बात करें तो ये रिटेल सेगमेंट में जिस प्रकार की लीडरशिप है इनकी, जिस प्रकार की सुपर मार्केट चेन इन्होंने यहाँ पर दोस्तों स्थापित की है दमानी जी ने, ये दोस्तों अनबीटेबल सी नज़र आ रही है। हालांकि यहाँ पर बड़े जो बिग पॉकेट प्लेयर्स हैं, रिलायंस जैसे, टाटा जैसे, वो भी उतरते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जिस प्रकार के डिस्काउंटिंग बेस्ड मॉडल पे ये काम करते हैं, एवरीडे लो डिस्काउंट पे, तो वो काफ़ी एक बेहतरीन है। और जहाँ पर भी इनके स्टोर्स हैं तो वहाँ पर दोस्तों आप भीड़ जिस प्रकार की उमड़ती है, जिस प्रकार यहाँ पर शॉपिंग होती है, तो मेरे ख्याल से ये बिज़नेस एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। रिटेल बिज़नेस इंडिया में काफ़ी ग्रो होगा और डेफिनेटली इनको अभी थ्रेट है ऑनलाइन जो स्टार्टअप्स हैं उनसे। लेकिन डीमार्ट रेडी की जब मैं बात करता हूँ तो ये धीरे धीरे इसको भी ग्रो कर रहे हैं। और डीमार्ट रेडी पे यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ रहा था, कुछ यहाँ पर मैं जो आप कह सकते हैं कि रिव्यूज़ हैं वो पढ़ रहा था। डीमार्ट रेडी पे बेसिकली काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा अभी पेनिट्रेशन हुआ नहीं है डीमार्ट रेडी का, लेकिन डीमार्ट रेडी बेसिकली जो रेडी है उसमें ये और भी लो प्राइसेस पे बताया जा रहा है कि वहाँ पर प्राइसेस को ये जो है दे रहे हैं, मतलब अपनी जो जितनी भी यहाँ पर जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उन पे काफ़ी अच्छी प्राइसिंग ये दे रहे हैं ऑनलाइन में भी। तो अगर ये इन्होंने यहाँ पर इसका पेनिट्रेशन बढ़ा दिया, अच्छी तरीके से इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया, अभी तो काफ़ी मतलब 3-4 आई थिंक 3-4 स्टेट्स में ही है डीमार्ट रेडी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये मुझे लगता है और अक्रॉस इंडिया यहाँ पर ग्रो होगा, और जिस पे काफ़ी मैनेजमेंट फोकस कर भी रहा है। तो यहाँ पर SIP आप कर सकते हैं। हालांकि इसकी वैल्यूएशंस हमेशा से हाई रही है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जब जब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की तो डीमार्ट ने हमेशा यहाँ पर गलत साबित किया है हर किसी को। तो आप इसमें वेट अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब SIP यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत डिप्लॉय करनी चाहिए, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। काइंड ऑफ बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर और गिरता है तो और आप SIP कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, आने वाले 5-10 साल में ये बिजनेस यहाँ पर मुझे लगता है टिकने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों पेंट्स सेक्टर लीडर एशियन पेंट्स, और ये स्टॉक 17% करेक्ट हो चुका है। काफ़ी अच्छा करेक्शन आया था इसमें, एक सडन गिरावट थी क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब $130 पर बैरल के आसपास चल रहे थे, तो ये गिरावट एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड अब जो है $100 के आसपास आ चुका है। तो अगेन दोस्तों इस स्टॉक में थोड़ी सी हमको रिकवरी होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये जो वेरिएशन है स्टॉक के प्राइसेस में, ये लॉन्ग टर्म का दोस्तों मेरे को लगता है एक अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म में जब जब आपको करेक्शन मिलता है तो एशियन पेंट्स में आपको जरूर अपनी SIP डिप्लॉय करनी चाहिए। इसको कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस प्रकार की ब्रांड इक्विटी है, जिस प्रकार की मार्केट लीडरशिप है, जिस प्रकार का सप्लाई चेन मोट है इनके पास, इसको बेट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि ग्रासिम भी आ रहा है तो इसमें JK सीमेंट भी यहाँ पर उतर रहा है, ठीक है, यहाँ पर JSW पेंट भी उतर चुका है, लेकिन उनको मार्केट कैप्चर करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और एशियन पेंट यहाँ पर जिस प्रकार की प्राइसिंग पावर है, मेरे को लगता है यहाँ पर इनको करने नहीं देगा जो ये सोच रहे हैं। तो लेट्स सी यहाँ पर भविष्य में क्या होता है, लेकिन भविष्य का बात करते हैं तो अभी यहाँ पर पेंट सेक्टर में लीडर में ही आपको जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों है जुबिलेंट फूडवर्क्स। इस स्टॉक में तो भारी गिरावट आई है। प्रतीक पोटा जी जो हैं रिज़ाइन देके जा चुके हैं, उसकी वजह से काफ़ी गिरावट आई। लेकिन ये रेजिग्नेशन का और ये दोस्तों ये चलता रहता है। CEO हैं बेसिकली, तो नया CEO आ जाएगा, लेकिन नया CEO आने से पहले जिस अभी फेज़ में ये जुबिलेंट फूडवर्क्स का स्टॉक चल रहा है, काफ़ी जो बिज़नेस है वो चैलेंजिंग फेज़ से गुजर रहा है, क्योंकि काफ़ी इन्फ्लेशन है। तो सारे भी जो बिज़नेस हैं, जो भी आगे की जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जो एग्जीक्यूशंस हैं, उनको थोड़ा सा हॉल्ट लगता हुआ देखने को मिला है। तो उसकी वजह से भी स्टॉक में करेक्शन आती हुई देखने को मिली है। हालांकि ये स्टॉक पहले से ही गिर रहा है, सिर्फ एक और झटका यहाँ पर प्रतीक पोटा जी के रेजिग्नेशन की वजह से लगा है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें
तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। QSR सेगमेंट मुझे लगता है अगले आने वाले 10 सालों में एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनेगा। और जो पॉपाई इनका एक सेगमेंट ये नया लेके आ रहे हैं, KFC को यहाँ पर बेशक मेरे को लगता है टक्कर देने वाला है। और आज जो बड़े बड़े MNCs हैं ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में, जैसे कि पॉपाई की बात करें, KFC की बात करें, डोमिनोज की बात करें, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती हुई नज़र आती है हमको। आप देखिए कि जो डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनली ओपिनियन ऐसा है दोस्तों, QSR सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट बनेगा आने वाले भविष्य में, क्योंकि आज से पहले हम भी यहाँ पर इतना खर्चा नहीं करते थे बर्गर पे, पिज़्ज़ा पे, ठीक है, KFC पे हो गया। लेकिन अब हम जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर खर्चा करने लगे हैं, क्योंकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो ये सेगमेंट तो यहाँ से ग्रो होगा। तो QSR सेगमेंट में एक लौता यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स है, तो इसको आपको मौका नहीं चूकना चाहिए। अपने कैपिटल लोकेशन का डेफिनेटली उसको आपको ध्यान हमेशा रखना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरता जा रहा है आप उसमें डाउनवर्ड एवरेजिंग करते जा रहे हैं, जो कि एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है डाउनवर्ड एवरेजिंग करना, इसलिए अलोकेशन का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये है दोस्तों 9 स्टॉक्स हमने बात करी यहाँ पर उनके बारे में, एंड SIP की क्या यहाँ पर महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो भी हमने आपको यहाँ पर बताया। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कमेंट भी ज़रूर दोस्तों आप ड्रॉप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपके ओपिनियन है, क्या थॉट्स हैं। तो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो योर थॉट्स एज वेल। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।